नमस्कार दोस्तों। अनुभवों से सीखने सिखाने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम झीलों के शहर उदयपुर के रहने वाले रवि मल्होत्रा के जीवन के अनुभवों, किस्सों और इनकी उपलब्धियों पर बात करेंगे। रवि मल्होत्रा एक राइटर एंड मीडिया प्रोफेशनल है। ये पीआर फर्म ग्लोबल पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं और जनसंपर्क के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ग्लोबल पब्लिकेशन की स्थापना इन्होंने वर्ष 2015 में की थी। आपको बता दें, इन्होंने शख्सियतें द प्राइड ऑफ मेवाड़ नाम से शहर की उन प्रतिभाओं के जीवन संघर्षों को समेटे हुए एक पुस्तक प्रकाशित की, जिन्होंने शिक्षा, खेल, संगीत, योग, व्यवसाय, कला और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने युवाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर सफलता की कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और इनकी कहानी भी कुछ यही बयां करती है। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने के लिए संघर्ष तो इन्होंने भी बहुत किया। आपको बता दें, पत्रकारिता में अपने सफर की शुरुआत इन्होंने वर्ष 2000 में एक छोटे अखबार से की थी। छोटे अखबार से शुरुआत के पीछे इनकी सोच बहुत बड़ी और गहरी थी। ये सोचते हैं कि काम शुरू करने पर ही आगे बढ़ता है और खत्म भी होता है। सरल शब्दों में कहें तो काम छोटा हो या बड़ा, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है उस काम को शुरू करना और बेहतरी से उसे खत्म करना। दोस्तों, इनकी यही सोच इन्हें जीवन में आगे ले गई। ये धीरे धीरे मैनेजर के पद तक पहुंचे। उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र और वित्त क्षेत्र में भी काम किया, लेकिन मीडिया से जुड़ने के बाद इनका मन कहीं और नहीं लगा। ऐसे में ये फिर अपने पसंदीदा क्षेत्र में लौट ही आए। प्रिंट मीडिया में वर्षों तक काम करने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े और वहां भी अपनी जड़ें ऐसी जमाई कि एक न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ बन गए। दोस्तों, इनकी सफलता के इन्हीं किस्सों और उपलब्धियों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए अब आइए हम सीधा रवि मल्होत्रा से ही मुलाकात करते हैं और इनकी सफलता की ये खूबसूरत कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रवि मल्होत्रा है और मैं उदयपुर से हूँ। 18 जुलाई 1983 मेरा जन्म हुआ है और 2000 से जो है मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। एक छोटे से अखबार से मैंने अपना जो पत्रकारिता का जो सफ़र है वो शुरू किया था। पाक्षिक अखबार था वो, जहाँ से मैंने सफ़र को शुरू किया था। 97 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो पूरे परिवार को है वो मेरी माताजी ने संभाला था। जो जिम्मेदारियाँ थी, यानी कि जो हम 4 भाई बहन हैं, तो उनकी शादी या उनकी जो शिक्षा है और जो भी घर की जिम्मेदारियाँ हैं, तो माँ ने बखूबी निभाते हुए हम चारों ही बच्चों को जो है बड़ा किया है और शिक्षित भी किया है। 2000 के बाद से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया और एक पाक्षिक समाचार पत्र के अंदर मैंने काम करना शुरू किया। तकरीबन साल भर तक तो मैं सिर्फ एक छोटे से कमरे में बैठकर जो है सिर्फ अखबारों की कटिंग ही काटा करता था और ये समझने की कोशिश करता था कि अखबार में जो खबरें हैं वो किस तरीके से आती है, क्या उसमें कंटेंट होता है, शहर के वो लोग कौन है जो हमेशा जो है खबरों में जो है सुर्खियों में रहते हैं। और फिर धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता रहा। वक्त एक दौर था, उस वक्त मैं जब अखबार प्रिंट होके आता तो मैं साइकिल पर निकलता था और 1-1 रुपए के अंदर उस अखबार को सेल करने के लिए भी जाता था। धीरे धीरे मेहनत करता रहा और करीब 6-7 साल तक मैंने उसी अखबार में काम किया और वहाँ पर मैंने प्रबंधक के रूप में भी काम किया। काफ़ी सारी टीम भी जो थी वो बढ़ गई थी वहाँ पर। काफ़ी मुश्किलें भी आती थी उस वक्त में जब हम अखबार प्रिंट करवाते थे, क्योंकि उस वक्त इतने साधन नहीं थे कि आप जब मैं बता रहा हूँ आपको, जो 2000 के बाद की जो बात है, 2002-3 की बात है, कि तब आप व्हाट्सएप पर या मेल पर आप जो है सब चीज़ें कंटेंट भेज दो और फिर वो सीधा ऑफसेट पे चला जाए और वहाँ से प्रिंट होके आ जाए।
प्रूफ रीडिंग और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उस वक्त में रहता था कि आपको अखबार किसी कागज़ के ऊपर हर एक चीज़ जो है आपको बना कर ले जानी पड़ती थी कि कैसे पेज सेट करवाना है, वो चीज़ें भी मैं जैसे ऑफसेट पर जाकर करवाता था। दीपावली के वक्त की बात मुझे याद है कि जब दीपावली का सीज़न था, करीबन 2003-4 की बात है, तो हम लोगों ने जो एक 8 पेज का, क्योंकि वो अखबार निकलता, तो हमने कोशिश की थी कि टीम ने कि इसको 20 पेज का निकाला जाए। तो काफ़ी सारे विज्ञापन भी उसमें हमने कलेक्ट किए थे, लेकिन क्योंकि दीपावली का सीज़न था तो बड़ी ऑफसेट पर जाकर जो है प्रिंट होना मुश्किल था। तो रात को मुझे ये पता है कि कोई एक फ़ाइल थी वो अटक गई थी, और रात को मुझे ऑफसेट से फ़ोन आया था तकरीबन कोई 1 बजे कि आपका ये फ़ोल्डर जो है वो मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ पर है। तो फिर रात को जाकर उनको चीज़ें समझाई, और करीब 4 बजते-बजते फिर अखबार प्रिंट हुआ। उसके बाद में फिर लोगों तक सर्कुलेट हुआ, क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है जब आप अखबार में काम कर रहे हो। तो ये होता है लोगों को कि सुबह जैसे इंसान जब उठता है तो उसके हाथ में अखबार होना चाहिए। तो ये प्रतिबद्धता हमेशा ही रही कि आप जब सुबह उठते हो तो अखबार आपके हाथ में होना चाहिए। हालाँकि वो पाक्षिक अखबार था, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते थे कि पाठकों के पास जो है सही समय पर सही जानकारी वो पहुँच जाए। फिर धीरे-धीरे दौर बदला पाक्षिक अखबार के बाद में, फिर बीच में थोड़ा-सा, क्योंकि अखबारों में उस वक्त इतना पैसा नहीं मिल पाता था, तो उस वक्त मैंने थोड़ा-सा वहाँ से मैं रुख जो है मेरा कुछ बदल गया। कुछ बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है मैंने काम करना शुरू किया, फाइनेंस सेक्टर में काम करना शुरू किया। करीब 2 साल, 2.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया। लेकिन फिर भी वो कहता है कि एक बार जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाते हो तो फिर और कहीं आपका मन नहीं लगता है। घूम फिर के आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों पर जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये पत्रकारिता का जो जुनून है, वो एक बार अगर दिल में आपके बैठ जाए तो फिर आप दूसरे किसी भी सेक्टर में जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा। कहीं न कहीं वो जो एक संतुष्टि है वो आपको नहीं मिल पाती। फिर उसके बाद मैंने एक जयपुर का जो समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक लोकदशा, उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। तब मैं बताऊँ कि क्योंकि जब मैं पहले अखबार में था तो वहाँ पर इतना मुझे टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जब दैनिक लोकदशा में बात हुई कि मुझे वहाँ पर काम करना है, सब कुछ सेट हो चुका था, तो अब ज़रूरत थी कि टाइपिंग आनी ज़रूरी है, क्योंकि खबरें आपको यहीं से बनाकर जो है जयपुर उनकी मेल थी, वहाँ पर आपको भेजनी थी। 10 दिन, वैसे तो महीने भर का या 1.5 महीने का कोर्स होता है, लेकिन मैंने 10 या 12 दिन वो कोर्स किया, और वो कोर्स करने के बाद में फिर मैं 12 दिन बाद तो मैं खुद ही खबरें जो हैं धीरे-धीरे जैसे भी करके बनाने लगा। और फिर कुछ महीने बाद तो फिर स्पीड भी बढ़ गई, तो आराम से खबरें भी हो जाती थी और समय पर पहुंच भी जाती थी। क्योंकि वहाँ पर भी ये था, क्योंकि जैसे वो जयपुर का अखबार था तो अन्य जगहों से भी खबरें आती थी, तो उनका ये था कि 5 या 5:30 या 6 बजे तक आपको खबरें भेजनी है। अब आप दिन भर अखबार के लिए खबरें कलेक्ट करने के बाद में जो पहुँचते हैं, क्योंकि वो दौर में इतनी मेल पर जो है लोगों से कनेक्टिविटी नहीं थी। अब तो फिर भी ये है कि कहीं भी किसी संस्थान में, कहीं भी कॉलेज में, स्कूल में, या प्रशासनिक तरीके से कहीं भी, या पुलिस डिपार्टमेंट में भी अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ होती है या कोई खबर होती है तो आपको मेल पर अवेलेबल हो जाती है, फ़ोटो भी अवेलेबल हो जाएँगे, तो आपको बैठे-बैठे काम हो जाता है। लेकिन उस वक्त ये जो तकनीक है इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो आपको जो है सिटी में रह के या मौके पर पहुँच के फ़ोटो भी करना होता था और डिटेल्स भी लिखनी पड़ती थी। उसके बाद में फिर शाम को बैठ के और फिर उनको पूरा टाइप भी करना पड़ता था। ये सब चीज़ें उस वक्त करनी पड़ती रहती थी। धीरे-धीरे फिर दैनिक लोकदशा में काम करने के बाद में फिर मैंने जयपुर के एक दैनिक लोकमत है, मैंने उसके लिए कार्य किया। फिर प्रिंट मीडिया से जो है मेरा रूट जो डाइवर्शन है वो धीरे-धीरे जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हुआ। 2017-18 की मैं बात बताऊँ, तब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जॉइन किया। उस वक्त जो है उदयपुर की एक सबसे बड़ी जो खबर थी, जब मेंडेक्स की जो गोलियाँ हैं, जो नशीली गोलियाँ हैं, वो उदयपुर में, यहाँ पर मालदीव इंडस्ट्री एरिया में सुभाष दुधानी जो उसका मुख्य आरोपी था, तब वो यहाँ पर एक खबर हुई थी। तब से मैं उस A1 टीवी न्यूज़ के अंदर में जुड़ा, और तब से लेकर अभी तक उदयपुर में मैं एज़ ए ब्यूरो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो इसके साथ-साथ 2015 में मैंने अपना खुद का एक पब्लिकेशन जो है वो शुरू किया, अपनी कंपनी स्टार्ट की, जो एक पीआर कंपनी है, ग्लोबल पब्लिकेशन के नाम से। क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता था, कितनी बार उनसे बात करता था, तो कई लोगों ने ये चीज़ मुझे पता चली कि पीआर जो एक है वर्क, वो भी धीरे-धीरे काफ़ी प्रचलित हो रहा है। क्योंकि लोग ये चाहते थे, क्योंकि उदयपुर में इतने समाचार पत्र हैं, इतने न्यूज़ चैनल हैं, ऑनलाइन मीडिया भी है, काफ़ी मीडिया यहाँ पर काम करते, तो जब कोई लोग अपने संगठन के काम करते हैं या वो अपना कोई कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उनको साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन उनको मिल जाए कि जो उनके पूरे प्रोग्राम को कवर करके, जो है जैसा फॉर्मेट होता है अखबार का, जो जिस फ़ॉन्ट में होता है, जिस तरीके से आगे पहुँचना चाहिए, तो वैसे अखबार तक पहुँचाए। और कोशिश ये रहे कि उनकी खबर लगने की जो गुंजाइश है वो करीबन 70-80% तक हो जाए। हालाँकि खबर लगना नहीं लगना ये हमेशा, क्योंकि डिपेंड करता है कि डेस्क पर कितना ज़्यादा वहाँ पर उस वक्त में वर्कलोड है, स्पेस मिलना है, नहीं मिलना। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने इस काम को करना शुरू किया, और शुरुआत में थोड़ा बहुत काम किया, कुछ जो खबरें थी वो भेजने लगा, फिर मैं आयोजन कवर करने लगा, पीआर वर्क धीरे-धीरे जो है मेरा चलने लगा।
फिर उनको मैंने शेयरिंग करना शुरू किया, तो फिर काफ़ी लोगों से और भी कॉन्टैक्ट्स मुझे मिलने लगे। फिर कई मैंने जो बड़े कार्यक्रम थे वो भी मैंने कवर किए। उदयपुर में जो है जैसे वैश्य महासम्मेलन है, तो उनके जो से बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वो मैंने कवर किए। उसके लिए मुझे अनिल जी नाहर ने कितनी बार कहा कि आप ये कार्यक्रम कवर कीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से मीडिया के साथियों ने उनको प्रकाशित भी किया अपने अखबारों में। उसके बाद कई स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो मैंने किए हैं। इंडस्ट्रियल जो इवेंट्स होते हैं, जैसे उदयपुर में स्टॉमिन का पहली बार 2017 के अंदर यहाँ पर उदयपुर में राजसमंद में एक आयोजन हुआ था। 3 दिन का वो कार्यक्रम था, तो काफ़ी बड़ी कंपनीज जो थी, जो मार्बल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करती है, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए काम करती है, तो काफ़ी बड़ी मशीनरीज थी। तो ये इस तरह के बड़े काम भी मैंने किए हैं। थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर हमेशा मेरे साथ थोड़ी मुश्किलात रही है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन हुई है वो सरकारी स्कूल से हुई है। तो मुझे याद है कि रमाडा के अंदर में एक कोई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तब वहाँ पर जो काफ़ी डॉक्टर्स थे वो आए हुए थे, और 2 दिन का 3 दिन का उनका बड़ा एक सेमिनार था। तो उसमें फ्रांस से, इटली से और जापान से काफ़ी जगह से जो डॉक्टर आए थे, तो वो भी पीआर का जो वर्क था मेरे पास में था। तो वहाँ थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश को लेकर थोड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पर अपने मिल गए, तो उन्होंने जो पर्सनल इंटरव्यूज़ जो कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे उनसे करने थे, तो कैसे ना कैसे करके रास्ता निकल गया। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे ये काम करना है और आप उस काम को हाथ में ले लेते हो, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि शुरू करेंगे तो ख़त्म होगा, अगर आपने शुरू ही नहीं किया तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो पीआर वर्क के अंदर मैंने काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी कंपनीज़ के साथ में मैंने काम किए हैं, और लोगों का अच्छा सपोर्ट भी मिला, क्योंकि इस काम को करते करते फिर लोगों से जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे हो गए। क्योंकि एक तो ये होता है कि आप सिर्फ खबर करके आ जाते हो तो शायद लोग आपको इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेकिन ये होता है कि जब आप किसी कार्यक्रम में 2 से 3 घंटे लगातार वहाँ बैठते हो और आयोजक के सामने रहते हो, फिर उसके बाद आप उनकी खबर को प्रकाशित करके उनको भेजते हो, तो उनको लगता है कि हाँ, कोई किसी ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया। तो वहीं से जो है मेरे रिश्ते लोगों से बहुत अच्छे बनने लगे पीआर की वजह से, क्योंकि सीधा सा पब्लिक रिलेशन, तो यानी पब्लिक रिलेशन मेरे जो है लोगों से काफ़ी अच्छे होने लगे। फिर 2015 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। फिर धीरे-धीरे मन में ये आया कि उदयपुर में इतनी शख्सियतें हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मतलब काफ़ी ऐसे नाम हैं, हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स फील्ड में हो, कोई एजुकेशन फील्ड में हो, कोई योग सेक्टर में हो, कोई अपने व्यवसाय में हो, तो कोई सोशल वर्क में हो। तो ऐसे काफ़ी लोग थे जिनसे क्योंकि खबरों के माध्यम से जुड़ाव होने लगा, तो मन में एक विचार ऐसा कौंधा कि क्यों ना इन लोगों का जो जीवन है वो वैसे तो काफ़ी विराट है, तो उन पर अपने आप में करीबन मुझे लगता है 50-100 पेज की अलग से पुस्तक लिखी जा सकती है। पर मैंने कोशिश करी कि उन शख्सियतों की जो एक जो संक्षिप्त जीवन परिचय है उसको एक बुक फॉर्मेट में लाया जाए। तो पहली पुस्तक मैंने प्रकाशित करने के लिए सोचा मन में कि लोगों से बात की जाए। फिर लोगों के सामने मैंने अपना विचार रखा, जो अपने जो लोग थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो सबसे पहले आप अपने लोगों से बात करते हो, ताकि जो भी उसमें इफ़ एंड बट होंगे, या अगर आपको लगता है कि उसमें अच्छे या कुछ बुरे सुझाव भी है वो अगर मिलेंगे, तो कम से कम वो अपने लोगों के बीच में ही रहेंगे। इसके लिए शायद आपको किसी और के सामने इंसल्टिंग फील नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह का कोई भी जो बैड कोई ओपिनियन है वो नहीं मिला। लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम है, आप करिए और हम आपके साथ में हैं। तो मुझे याद है कि मेरा जो पहली बुक थी तो अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि मैं बायोग्राफी लेता था, तो अनिल जी नाहर की पहली मैंने बायोग्राफी ली थी। पब्लिक रिलेशन को लेकर कई बड़े संस्थानों के साथ में मेरा काम अच्छा चलने लगा। उसके बाद काफ़ी लोगों से मेरा जो है मिलना जुलना भी बढ़ा, संपर्क अच्छे हुए। तो मन में एक विचार कौन था कि क्यों ना जो शहर की ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, सफलता के मुकाम तक वो पहुँचे हैं, तो क्यों ना इनके जीवन परिचय पे काम किया जाए और इनके जीवन को एक बुक फॉर्मेट के अंदर जो है लेके आया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, काफ़ी लोगों से बात करी। उसके बाद में फिर कुछ जगह से ना भी हुई, कुछ जगह से हाँ भी हुई। जहाँ से हाँ हुई वहाँ से मेरा हौसला बढ़ा, लेकिन जहाँ से ना हुई वहाँ से भी मेरा हौसला बढ़ा। मैं वहाँ पर कहीं पे डीमोटिवेट नहीं हुआ कि अगर ना कर दिया है तो फिर मैं कैसे करूँगा, पर मुझे ये था कि ना किया है कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरी बुक पब्लिश होकर आएगी तो शायद ये लोग फिर से अगली बार में मेरे साथ में जो है जुड़ेंगे। तो शुरू किया मैंने उस काम को, और धीरे धीरे करते हुए जैसे मैंने एक बायोग्राफी ली तो मैं काफ़ी मुश्किलात भी आई, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो कि मुझे, क्योंकि उस वक्त पहली बार मेरे पास कोई बुक नहीं थी कि मैं कुछ दिखा सकूँ उनको कि भाई मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। जब आपके हाथ में कोई चीज़ होती है, कोई उदाहरण होता है, तो आप इजीली सामने वाले को समझा सकते हो कि मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं आपसे क्यों मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन उस वक्त सिर्फ मेरे साथ मेरा विचार था मेरे मन में, जो मैं उनको बताना चाह रहा था। अब वो विचार उन तक कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा, लेकिन ठीक है, कुछ अच्छे लोग थे तो उन्होंने मेरी इस बात का जो है सम्मान किया। उन्होंने अपना इंटरव्यू मुझे दिया, उनके इंटरव्यू को मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने उसको ड्राफ्ट किया, कोशिश करी कि उनका जो भी कंटेंट था
तो उस कंटेंट के हिसाब से कुछ फोटोग्राफ्स मुझे मिल जाए। तो समय भी काफ़ी लगा, क्योंकि एक बायोग्राफी को करने के लिए करीबन 7-8 बार लोगों से मिलना, फिर प्रूफ चेक करवाना, फिर प्रूफ चेक करने के बाद में डिज़ाइन चेक करवाना, तो ये काम बड़ा मुश्किल का था। लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर आप एक पर्सन से बात करते हो बायोग्राफी के लिए तो आपको 7 से 8 बार जाना आना पड़ रहा है, तो 15 लोगों के लिए आपको काफ़ी सारा समय भी देना था, उनसे मिलना भी था, तो वो ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ वो चीज़ें हुई और पहली मेरी बुक प्रकाशित हुई। मुझे बड़ी खुशी है कि जब मेरी पहली बुक प्रकाशित हुई थी, तो हालाँकि वो मेरा क्योंकि पहला एक प्रकाशन था, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे इसका विमोचन करना है, क्या चीज़ें करनी है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मेरी बुक जो डिज़ाइन करते हैं प्रतीक सिंह देवड़ा, उसने हमेशा मेरी काफ़ी मदद करी। उसने सिर्फ़ अपने आप को प्रोफ़ेशन तक नहीं रखा, बल्कि उसने एक दोस्त की तरह भी मेरी मदद की है। मुझे पता है कि जब मैंने विज्ञान समिति में इस पुस्तक का विमोचन किया, तो सब चीज़ें मुझे वहाँ पर अरेंज करनी थी। तो लोगों के सम्मान के लिए जो चीज़ें थी कि मुझे उनको मोमेंटोज़ देना है, उपहार देना है या जो भी देना है, तो मैं और प्रतीक हम लोग वहाँ पर वो चीज़ें सजा रहे थे और एक टेबल पर जमा रहे थे। क्योंकि मैंने लोगों को 6 साढ़े 6 का समय दिया था, तो कुछ लोग समय पाबंद होते हैं, तो वो समय पर आ गए थे और तब तक मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मतलब ये बिल्कुल एक लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि मैं रेडी नहीं हुआ था और मुझे रेडी होना था। लेकिन ठीक है, मैं अपने कपड़े क्योंकि साथ ले गया था, मुझे पता था कि पता नहीं समय मिले या नहीं मिले, क्या करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही 2-4 लोग आए, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे रेडी होके, प्रतीक ने मुझे बोला कि भैया आप रेडी होके आ जाओ क्योंकि कार्यक्रम अब स्टार्ट होने वाला है। तब मेरे कार्यक्रम का जो संचालन था वो शकुंतला जी सरूपरिया के हाथ में था। तो मुझे ये विश्वास था कि वो दक्ष हैं इस काम में, तो संभाल लेंगी। और फिर धीरे-धीरे कुछ और लोग आए, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं अपने कपड़े लेकर निकला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर तैयार हूँ, क्या करके चेंज करूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद में मुझे पता है कि मैं निकला और सिटी में ही एक कोई ऐसा स्थान जहाँ पर सुलभ शौचालय है, तो वहाँ पर नहाने धोने की व्यवस्था भी होती। तो मैंने भैया से बोला, मैं कहा भैया मुझे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आपका स्पेस चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ जाके अपने आप को रेडी किया और रेडी होकर फिर मैं कार्यक्रम में आया। और फिर उसके बाद एक नॉर्मल तरीके से, जिसमें मैंने क्योंकि लोगों के रिश्ते अच्छे थे, तो उस वक्त हमारे अर्जुन जी मेरा सांसद महोदय वो भी वहाँ पर आए, महापौर जी जो हैं चंद्र सिंह जी कोठारी वो भी आए, एक बलबीर सिंह जी राजावत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विकास आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों के हाथों विमोचन हुआ। और सभी लोगों का सम्मान करके मुझे अपने आप में काफ़ी सम्मान महसूस हुआ। कभी मैंने खुद को गौरवान्वित महसूस किया कि वाकई में मैं इस काम को कर पाया। 15 लोगों की बायोग्राफी को लेना, लिखना, प्रिंट करवाना और एक बुक फॉर्मेट में आने के बाद में जितना मुझसे हो पाया, उस तरीके से मैंने उस कार्यक्रम को वहाँ पर किया। फिर पहली पुस्तक आई, तो उसके बाद फिर लगा कि अब दूसरी के लिए काम किया जाए। इस बीच में मेरा जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें मैं काम कर ही रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी दिन भर की अपनी एक ज़िम्मेदारियाँ होती है कि आपको समय पर खबरें ब्रेक भी करनी है, खबर आपको भेजनी भी है, सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो भी मैं कर रहा था। फिर क्योंकि मैंने इस किताब को कभी भी एक ये नहीं सोचा कि मुझे इससे कोई आर्थिक रूप से जो है मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिले, कि मैं इससे कुछ कमाई करूँ, तो मैंने इसको ऐसा नहीं रखा कि मुझे हर साल कोई फ़िक्स पैटर्न है कि मुझे इतनी तारीख को ये करना ही है। नहीं, मुझे ये लगा कि जब मुझे लगेगा कि बहुत अच्छे लोग मुझे अपनी बायोग्राफी दे रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को प्रकाशित करके जो है अपनी सेकंड बुक निकालूँगा। 6 मार्च 2021 जो है, तब मैंने अपनी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन किया। और पहली बार जब मैंने विज्ञान समिति में किया था, तो बहुत सामान्य तरीके से किया था। दूसरी बार जब मैंने किया, तो क्योंकि लोगों के पास में मेरी एक पुस्तक पहले से पहुंच चुकी थी और लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया था कि भाई ठीक है, रवि जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को सहयोग मिला। आशीष जी हरकावत है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और उधर उनका सुखेर में, अम्बेरी में एक रिज़ॉर्ट है, ग्रीन रॉयल रिज़ॉर्ट, तो सेकंड जो मेरा आयोजन था पुस्तक विमोचन का, वो बहुत भव्य तरीके से हुआ था और वो उस रिज़ॉर्ट पर हुआ था और काफ़ी डिग्निटीज़ वहाँ पर आई थी और काफ़ी अच्छा एक कार्यक्रम था, जिसके अंदर में लोगों को लगा कि रवि जी ने वाकई में तरक्की की है। जब पहला कार्यक्रम किया था तो वहाँ पर किया था, दूसरा कार्यक्रम किया, और वाकई में मुझे लगता है कि जब आप सतत प्रयासरत रहते हो, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला जो है वो देखता है कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलता है। क्योंकि जब मैं लोगों के साथ बायोग्राफीज़ के लिए काम कर रहा था, तो मैंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को बाकी करीब से सुना भी है और समझा भी है। मुझे आज भी याद है, जब मैंने मेरी पहली पुस्तक लिखी थी, तो वैसे तो काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ थी, लेकिन उसमें एक डॉक्टर रितु मेहता है, उनकी भी जो जीवनी है वो काफ़ी जगह और काफ़ी चैनल्स पर प्रकाशित हो चुकी है। वो जब MBBS कर रही थी, तो एक हादसे में उनके दोनों पैर चले गए। तो फिर उसके बाद में जो उनके जो होने वाले पति थे, जिनसे उनकी अभी शादी है और वो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश हैं, तो उन्होंने जब मुझे ये बताया कि उनकी जो MBBS थी वो 3 साल की होती है, तो उनके जो पति हैं वो उनको
स्ट्रेचर मतलब आप तो उस पे अपनी व्हील चेयर पर या कितनी बार गोद में लेके जाते थे, उनके एग्ज़ाम्स करवाते थे। मुझे लगा कि लोगों की ज़िंदगी में वाक़ई में कितनी मुश्किलात है, उसके बावजूद भी वो आज रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो गीतांजलि में सेवाएँ देती है, अमोलक पर भी अपनी सेवाएँ देती है और अपने हर काम को जो है वो पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा करती है। ऐसे काफ़ी उदाहरण जब मुझे मिलने लगे तो मेरा हौसला उन लोगों को सुनकर, उन लोगों को देखकर और ज़्यादा बढ़ा। तो दूसरी पुस्तक जो मेरी शख्सियत है, द प्राइड ऑफ मेवाड़, जो मेरी पुस्तक का नाम है, तो वो नाम भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि एक तो सबसे बड़ी बात कि शख्सियत है और दूसरा कि जब उसमें मेवाड़ जुड़ा होता है तो मेवाड़ से वाकई में लोगों को हमेशा से लगाव रहा है। जहाँ ही मेवाड़ का नाम आता है तो जो मेरी पुस्तक का नाम है शख्सियत है, द प्राइड ऑफ मेवाड़। तो मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि जिन लोगों की मैं बायोग्राफी लेता हूँ तो उनका मैं एक सम्मान समारोह भी करता हूँ। तो मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी भी होती है कि कम से कम मैं पहले इस बुक के अंदर उनका एक कंटेंट तैयार करता हूँ कि आखिर जिन लोगों को जो सम्मान मिल रहा है वो आखिर क्यों मिल रहा है, वो आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने संघर्ष देखे होंगे, तब जाकर ये आज जगह सफल हुए हैं। और तीसरी पुस्तक जो मेरी प्राइड ऑफ मेवाड़ है, वो अभी 12 मार्च को उस पुस्तक की लॉन्चिंग हुई है। और हर बार की तरह जैसे कि मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ता गया, पहली बार मैंने विज्ञान समिति में की, दूसरी बार मैंने ग्रीन रॉल रिजॉर्ट में की, इस बार मैंने जो अपनी पुस्तक है वो हार्वर्ड जॉनसन में मैंने उसका विमोचन किया वहाँ के बैंक्वेट के अंदर में। और काफ़ी जो अच्छा कार्यक्रम, जैसा कि लोगों से मुझे रिव्यूज़ मिले, क्योंकि मैं तो अपने कार्यक्रम को अच्छा क्या बोलूँ, लेकिन लोगों के जो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले कि रवि जी, इस बार जो आपने कार्यक्रम किया वाकई में आपने जो आपने पहले एक किया तो ये सवाया कर दिया आपने। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले बताया आपको कि आशीष जी का पहली बार मेरा सपोर्ट मिला था मेरी दूसरी पुस्तक के विमोचन में, तो इस बार जितेश जी जो हार्वर्ड जॉनसन के ऑनर है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि रवि जी आप परेशान मत हो, अगर आपको अच्छी जगह चाहिए और आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप हार्वर्ड जॉनसन में इस कार्यक्रम को करो और मेरी तरफ से जो भी आपको हेल्प हो पाएगी जिस तरीके से वो हम करेंगे। तो एक पारिवारिक माहौल जो था उस कार्यक्रम में था। और इस बार मैंने थोड़ी हिम्मत की तो मुंबई से जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं 2013 मिस इंडिया सिमरन आहूजा, वो थी इस बार कार्यक्रम में, उनके हाथों पुस्तक का जो है विमोचन हुआ है। डॉक्टर आनंद जी गुप्ता थे, वो हमारे साथ में थे, और भी गेस्ट थे। तो उन लोगों ने पुस्तक का जो है विमोचन किया और काफ़ी मेरे मीडिया साथियों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, वो भी वहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी। अखबारों में काफ़ी अच्छी खबरें भी आई, चैनल्स पर काफ़ी चली, काफ़ी लोगों ने मुझे इसके लिए सोशल मीडिया पर फ़ोन करके और काफ़ी सारी बधाइयाँ भी दी कि आपने इस बार जो है कार्यक्रम किया वो वाकई बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया है। कोई भी काम आप जब हम करते हैं तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिलती है कि ये काम आखिर क्यों किया जाए, इसका उद्देश्य क्या है। मैं अखबार में क्योंकि लंबे समय से काम कर रहा हूँ और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, पीआर वर्क जब मैं करता था तो ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि जब आप खबर भेजते हो तो कहीं ना कोई नाम रह जाता है, कट जाता है, तो उसके बाद में फिर सामने से सवाल आता है कि रवि जी मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम कट गया। मैंने कहा कि ठीक है, अब वो उसमें क्योंकि किसी का ज़ोर नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेस जैसा मिलता है उसके बाद उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मेरे को ये चीज़ लगी कि कितनी बार ऐसे लोग जो वाकई में डिज़र्व करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और उनका नाम वाकई में लोगों के सामने आना चाहिए, तो वो नाम रह जाते थे। तो मुझे लगा कि कैसे इसका कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि आपके हाथ में कोई अगर चीज़ हो तो आप बहुत अच्छे से उनको जो है अच्छा खासा आप कंटेंट जो है पब्लिश कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ वहाँ से लगी कि ऐसे लोग जो वाकई में शहर को बहुत कुछ दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, शहर को दिया है और देश दुनिया में नाम रोशन किया है, और वाकई में उनका जो नाम है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनके काम भी हैं तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरे मन में ये चीज़ आई कि क्यों ना इन लोगों का जो जीवन है, जो इन्होंने संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष के बाद जो सफलता इन्होंने हासिल की है, तो उसको एक बुक फॉर्मेट में लिया जाए, उनसे एक 1-to-1 इंटरव्यू किया जाए, ताकि इनके साथ जो चीज़ें हुई है, चाहे जितने हैडल्स भी रहे हो, तो उनको एक बुक फॉर्मेट में करना चाहिए। तब जाकर फिर मैंने शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़ जो मेरी बुक है, तो उसका जो है मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मेरी जो पुस्तक है शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़, तो इसको पब्लिश करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य वो सीधा सा है कि आपको सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती है। आप अगर ये चाहो कि चुटकी बजाते ही या 24 घंटे के अंदर आपको सफलता मिल जाए, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये ज़रूर है कि कोई अनैतिक काम करके बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन वो जो खुशी होगी वो आपको शायद कुछ ही दिन के लिए रहेगी। लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो फिर उसका जो वापस रिवर्ट है वो आपको मिलने ही वाला है, और वो बहुत बुरे तरीके से मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष करके सफलता को हासिल किया है, तो वो मुझे, क्योंकि एक पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिन लोगों से मैंने क्योंकि बात करी उनकी अब तक, क्योंकि मैं करीब 45 लोगों की जो है अभी तक बायोग्राफी लिख चुका हूँ, तो उन लोगों ने सतत प्रयास किया
अपने फील्ड के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जी जान उन्होंने लगा दिया, तब जाकर जब आज वो बड़े मंचों पर जाते हैं तो उन लोगों का नाम कहीं अतिथि में, कहीं मुख्य अतिथि में, कहीं आयोजक में, इस तरीके से उनके नाम आते हैं। लेकिन वो लोग आज इस टॉप पर पहुँचे तो उनके पीछे की जो चीज़ें हैं वो कितनी मुश्किलात में रही वो लोग शायद नहीं जान पाते। तो बस मेरा ये था कि उन चीज़ों को लोगों के सामने लाना चाहिए कि वो लगातार अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल करते गए और वो लगातार लगे रहे, तब जाकर वो आज उदयपुर में जो है अपना एक अच्छा होल्ड रखते हैं। और वाकई में मैं उनके लिए पुस्तक में कुछ लिख पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में हमेशा हर इंसान का अपना कोई एक ऐसा कोई कोटेशन ज़रूर होता है कि वो जिसको फॉलो करता है। और मेरा जो अपना एक मूल मंत्र है, जो मेरा खुद का अपने जिसको मैं खुद आत्मसात करता हूँ कि आप शुरू करेंगे तो ख़त्म होगा। और ये चीज़ मैंने कई बार देखी है। मैं बताऊँ आपको कि जब मैं शुरू में जब पीआर वर्क करने लगा, या पीआर की बात नहीं करके अगर मैं ये करूँ कि मैंने जब बुक लिखना शुरू किया था शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़, तो पहला मैंने इंटरव्यू लिया। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि आपको उसको ड्राफ्ट करना है कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए। अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना है। लेकिन जब मैंने उसको शुरू कर दिया, उसके बाद धीरे-धीरे वो शब्द नए से नए मेरे दिमाग में आते गए और आखिरकार मैं उस बायोग्राफी के अंत तक भी पहुंच गया। उसके बाद वो चीज़ आगे निखर के पूरी एक अच्छी डिज़ाइन के रूप में पूरा पेज डिज़ाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो वाक़ई में कि ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद सबको अपने आप में लगती होगी कि आप शुरू करेंगे तो जाके ख़त्म होगा। देखिए, सफलता के मायने हर इंसान के लिए अपने-अपने रूप में अलग होते हैं। एक किसान जब अपनी फसल बोता है, बारिश होती है, उसके बाद उसकी फसल जो है पक जाती है और अगर उसको पकी हुई फसल को अगर वो बाज़ार में अच्छे दाम में बेच रहा है क्योंकि उसको पता है कि मुझे आगे जो है इसी से अपने परिवार को चलाना है, तो वो उसके लिए सफलता है। एक पिता जब उसको पता है कि मेरी जो बेटी है वो बड़ी हो गई है, मैं उसकी अच्छे से घर में शादी कर दूँ, सुख से रहे, उसका ज़िंदगी जो है सुख से बीते, तो वो एक पिता के लिए एक सफल वो सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है, या मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अच्छा काम मैंने कर दिया है कि अपनी बेटी को जो है मैंने ब्याह दिया है और वो अब एक अच्छे परिवार में है और खुश है। ऐसे ही सफलता के मायने सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं। एक बिज़नेसमैन ये सोचता है कि जब कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बड़ा टेंडर है, अगर वो मुझे मिल जाए, वो करोड़ों का है, तो अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं सफल हो गया हूँ। लेकिन एक पत्रकार के रूप में अगर मैं बात करूँ कि सफलता के मायने, या जब मैं एक किताब को लिखता हूँ तो मैं अगर उस मायने के हिसाब से बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक छोटा-सा वाक़या याद आता है कि हमारे जो पूर्व में जिला कलेक्टर थे विष्णुचरण मलिक, उस दौरान एक खबर थी उदयपुर के एक स्कूल के अंदर, आरटीई के अंदर काफ़ी जो बच्चे हैं वो वहाँ पर पढ़ रहे थे। मैं उस स्कूल का नाम अब नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और सब कुछ अच्छा हो चुका है। तो करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे जो थे वो आरटीई में पढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले जैसे विष्णुचरण जी मलिक से पहले जो कलेक्टर थे रोहित जी गुप्ता, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था, तो जितने भी जो ऐसे स्लम एरिया के बच्चे थे तो उनको आरटीई के यानी जो राइट टू एजुकेशन उसमें पढ़ाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि वो आदेश जो है आगे जाके फिर से नया नहीं बन पाया, जब विष्णुचरण जी आए तो उस स्कूल के करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे जो है उनको वहाँ पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। वो लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उसके लिए उन्होंने वहाँ जाके हंगामा भी किया, लेकिन प्रशासन जो स्कूल प्रशासन है वो उनकी सुन नहीं रहा था। कुछ लोगों ने फिर मुझसे कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने वो जाके खबर वहाँ पे की थी, लेकिन फिर भी मसला कुछ जो है उसका रास्ता नहीं निकल पा रहा था। फिर मैंने उन अभिभावकों को, उन बच्चों को जिला कलेक्ट्रेट में बुलाया। वो लोग वहाँ गार्डन में इकट्ठा हुए। विष्णुचरण जी मलिक जो है वो उनसे मिलने के लिए बाहर आए। उनकी जो व्यथा थी उनकी आमने-सामने बात हुई और वो होने के बाद में फिर विष्णुचरण जी मलिक जो हमारे पूर्व में जहाँ पे जिला कलेक्टर रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने उदयपुर में किया है, तो उन्होंने फिर एक नया आदेश जारी किया जिसके बाद में वो 100 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन लोगों का फिर से वहाँ पर एडमिशन हो पाया। और मुझे खुशी मिलती है कि लोगों का जैसे है कि अगर आप शिक्षा से किसी एक बंदे को भी जोड़ देते हैं तो वो जो है आगे जाके और भी लोगों को शिक्षित करता है और समाज में एक नई दिशा लोगों को देता है। तो मुझे लगता है कि अगर 100 से ज़्यादा बच्चे उस वक्त मेरी उस खबर की वजह से अगर उस स्कूल से फिर से जुड़ पाया और उनका एडमिशन हो पाया, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अपने आप में बड़ी एक खुशी की बात है कि जो मैं आपको ये बता रहा था कि सबके लिए अपनी अपनी एक सफलता के मायने होते हैं। तो ये खबरों से जो हम जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं सेवा कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता होती है। पुस्तक का प्रकाशन मैं लगातार कर रहा हूँ, 3 पुस्तक अभी तक प्रकाशित कर चुका हूँ। पत्रकार के रूप में जो है सन 2000 से मैं काम कर रहा हूँ और जब आप अपने काम में ईमानदारी रखते हैं तो वाकई में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता ही है, सम्मान भी मिलते हैं, आपकी उपलब्धियाँ जो हैं वो भी लगातार बढ़ती रहती है। तो कई बार कई संस्थाएँ हैं जिन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है। वैश्य महासम्मेलन के जैसे मैंने कार्यक्रम कवर किए हैं तो उनकी तरफ से भी मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी उनकी जो खबरें काफ़ी अच्छी प्रकाशित हुई है तो उन्होंने जो है मुझे सम्मानित किया है। और मुझे
बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर में 10 दिन की जो है एक राम कथा हुई थी, जिसके अंदर संत लोकेशानंद जी महाराज ने काफ़ी अच्छी वो कथा की थी और उदयपुर में उसको श्री नारायण भक्ति पंथ की ओर से किया गया था। मैं 10 दिन तक लगातार वो कथा वहाँ पर जो है कवरेज करने के लिए जाता था, और क्योंकि मुझे ध्यान से सुनना था तो मैं कितनी बार महाराज जी के सामने बैठा रहता था, लिखता रहता था। तो उन्होंने इस चीज़ को नोट भी किया, और नोट करने के बाद में खुद उन्होंने जो है मुझे बुलाकर उसके लिए सम्मानित किया कि उन्होंने ये डेडिकेशन देखा कि ये रोज़ आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। उससे पहले भी उनकी उदयपुर में एक विष्णु पुराण कथा हुई थी, तब भी उन्होंने मेरे डेडिकेशन को देखा। तो मुझे लगता है कि संत के हाथ से सम्मान होना वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि काम की ईमानदारी, आपका डेडिकेशन क्या होता है। इसके अलावा जैसे हाल ही में भी उदयपुर के अंदर में रावली फाउंडेशन की ओर से एक पत्रकार के रूप से मीडिया अवार्ड जो है वो भी दिया गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है आप काम करते हो तो लगातार आपके कार्य को सम्मान मिलता है। उदयपुर में जो है 4th इंटरनेशनल आइडिया जो अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल डांस महोत्सव हुआ था, तो उसके अंदर में जो दीप्ति किरण माहेश्वरी जी हैं, उनके हाथों से भी सम्मान मुझे मिला हुआ है। तो इस तरीके से जब आप लगातार आप काम करते हो तो सम्मान उपलब्धियां आपको लगातार मिलती है, और ये आपका हौसला बढ़ाती रहती है, क्योंकि कोई कभी ये नहीं चाहता कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इसका सम्मान मिले, लेकिन जब वो सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ, लोगों ने इस चीज़ को पहचाना है। वो कहीं ना कहीं इसका मतलब लोग आपको वॉच करते हैं, ध्यान रखते हैं, और इनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ, ये लोग हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं एक मंच दिया जाना चाहिए। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, और जिन भी लोगों ने मुझे आज तक जो है किसी भी रूप में सम्मानित किया, तो वो वाकई में मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। देखिए, पत्रकारिता बहुत जोश और जुनून वाला काम तो है ही है, और वाकई में ये आपको काफ़ी प्रसिद्धि भी दिलाता है, क्योंकि अभी जिस तरह से नए युवा पत्रकार हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि हम एक रिपोर्टर हैं, हम एक पत्रकार हैं, और हम पुलिस के अधिकारियों से हम बात कर लेते हैं, हम नेताओं से बात कर लेते हैं, हम उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं, सब कुछ चीज़ें ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको जो पत्रकारिता के असली मायने हैं, कहीं ना कहीं उनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि एक आपकी छोटी सी भी अगर कहीं चूक हो जाती है, क्योंकि आप जो है पूरे समाज को आईना दिखा रहे हैं, तो अगर आपकी एक छोटी सी भी चूक है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पत्रकार जो है वो वाकई में रोल मॉडल होता है। किसी इंसान को जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो कोर्ट से हो, थाने से हो, या कभी ज़मीन विवाद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंटल परेशानियाँ होती हैं, तो वो ढूंढते हैं कि हम किसी पत्रकार से इसके बारे में बात करें, वो हमारी आवाज़ को उठाए, तब जाकर जो है हमारी समस्या का समाधान हो पाए। क्योंकि फिर वो चीज़ जो है वो अखबारों में या चैनल पर प्रकाशित होती है, तो फिर वो एक जन मुद्दा बन जाता है, और जब जन मुद्दा बनता है तो लोग काफ़ी उसमें जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कई बार समाधान होते भी है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, तो उसमें कई बार जो ऐसे मैसेजेस हैं वो लोगों की जो है लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं, क्योंकि फॉरवर्डेड मैसेज जो है आजकल लगातार बढ़ रहे हैं। और कैसे कोई भी घटना होती है तो कितनी बार ये होता है कि सपोज की कोई गुमशुदा की बात है, वो बच्चा मिल भी गया है या वो व्यक्ति मिल भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें लगातार चलती जा रही है, लोग बिना देखे चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। लोग कोशिश की जाए आज के वक्त में भी कि आप मौके पर जाके चीज़ों को देखें, वहाँ पर जाके इन चीज़ों को समझें, तो उससे आप वास्तविकता में जो धरातल पर जो चीज़ वहाँ पर हो रही है, तो उसको आप अच्छे बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे, और वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझा पाएंगे कि किस तरह की जो समस्या है वो वहाँ पर हो रही है। क्योंकि फॉरवर्डेड मैसेज जो है वो आगे से आगे जो फॉरवर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन जो मर्म है खबर का वो कभी सामने इसलिए नहीं आ पाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया के रूप में जो है वो चीज़, हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल हो चुका है। अगर कई आप इस तरह के केसेस देखें कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर मान लो कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो लोग तुरंत से जो है वीडियो बनाकर डाल देते, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक पत्रकार के रूप में उस खबर को पब्लिश कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा आप उसकी जो सत्यता है वो परख लें, कि अगर कहीं से कोई मैसेज आया है या किस नंबर से आया है, तो पहले उससे पूछ लें कि ये मामला कहाँ का है, कैसे हुआ है, क्या वाकई में ये सही है। और अगर वो लगता है आपको कि सही है, तो उसमें संबंधित अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला है जो कोई कानून से जुड़ा हुआ है, तो संबंधित अधिकारी से भी बात कर लें। या अगर आपको लगता है पॉलिटिकली किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो जिसका वो वीडियो है, तो कम से कम उस नेता से, राजनेता उससे बात कर ली जाए। तो थोड़ी सी जो एक आपकी तरफ से जो रहती है कि उस खबर की पुष्टि वो आप कर लें, उसके बाद उस खबर को प्रकाशित करें, तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर जो खबरें जाएगी वो बिल्कुल जो है फिल्टर होकर जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने कहीं सुना था कि एक कागज़ जब चलता है तो वो कहीं रुकता नहीं है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। और वाकई में फिर आप चाहे देख लें कि कोर्ट के कागजात हो, अगर एक बार कोई कागज़ चल जाता तो रुकता नहीं, उसके आगे कुछ ना कुछ उस पर अपडेट होती रहती है। तो वैसे ही जब मैं शख्सियत प्राइड ऑफ मेवाड़ पुस्तक लिखता हूँ, तो मुझे हमेशा ही मन में रहता है कि जो लोगों के जीवन है उनको मैंने शब्दों के रूप में ढाल कर
एक समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। तो कहीं न कहीं लोगों को उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी जो पुस्तक है वो उसका ई-मैगज़ीन जो है वो मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो लोग अगर उनके पास हार्ड कॉपी नहीं पहुँच पाती है या वो कहीं और भी बैठे हैं, तो वो उस चीज़ को कम से कम मैगज़ीन को अपने मेरे जो वेबसाइट है उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप उन लोगों की जो बायोग्राफीज़ आप उनको पढ़ेंगे, उन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि वाक़ई में इतने हैडल्स के बावजूद, इतने संघर्षों के बावजूद इन लोगों ने जो सफलता कायम की, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। काफ़ी लोगों की बायोग्राफी लेके, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि उदयपुर की जो है उषा जी चौधरी, जिन्होंने खुद अपना बाल विवाह रुकवाया था जब वो बहुत छोटी थी। आज अपना वो विकल्प संस्थान है, खुद का अपना विकल्प संस्थान जो उसको संचालित करती हैं। 10,000 से ज़्यादा बाल विवाह रुकवा चुकी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह के लोगों के जीवन परिचय को इस शख्सियत प्राइड ऑफ मेवाड़ पुस्तक के अंदर जो है मैंने कोशिश की है कि कम से कम पेजेस के अंदर मैं उनको संक्षिप्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो लोगों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब ये लोग इतना मुश्किलात के अंदर में भी अभी तक अडिग खड़े हुए हैं, तो फिर हम इनसे अगर कुछ चीज़ें भी सीख लेंगे तो वाकई में हम आगे जाकर शायद देश और दुनिया में अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं। और आपने मुझे यहाँ बुलाया और जिस तरीके से मेरा साक्षात्कार लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थे राइटर, मीडिया प्रोफेशनल एंड पीआर फर्म ग्लोबल पब्लिकेशन के डायरेक्टर रवि मल्होत्रा की कहानी, जिसे आप सभी ने सुना। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।